हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी किए थे और उसी के साथ इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इस चैप्टर को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, कंडक्टेंस सब सेल और चौथा क्या था, बैटरी। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है, पहले हम लोग इसको डिफाइन करें। इट इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था तो उसमें हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई वहाँ पे सेटअप बना हुआ, वहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़े, पहले हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसी छोटा सा एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया आया था कि गैल्वेनिक सेल किस प्रकार से काम करेगा और किस प्रकार से वर्क करता है। तो पहले हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ये था कि यहाँ से एक कंटेनर हम लोगों ने लिया और इस कंटेनर में हम लोगों ने डाला एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं कि एक जिंक रॉड सॉलिड हम लोग डीप करते हैं। जैसे ही जिंक रॉड को उसमें डीप करते हैं तो क्या देखा जाता है कि ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस का जो ब्लू कलर था ये डिसअपियर होने लगता है। डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर एंड अपीयरेंस ऑफ रेड ब्राउन कलर ऑन जिंक रॉड। क्या देखा जाता है कि जैसे ही ये जिंक रॉड को हम लोग डीप करते हैं तो ब्लू कलर इस सॉल्यूशन का धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है और इस जिंक रॉड पे ये चारों तरफ रेड ब्राउन पीपीटी इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, यहां से क्या कर रहे हैं, बस जिंक रॉड को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप कर रहे हैं। तो उसके डीप करने से ही यहाँ पे रेड ब्राउन पीपीटी यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और इसका ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपियर होकर के कलरलेस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और इस पे रेड कलर यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ रिएक्शन हुआ होगा कि जिंक जो है ये न्यूट्रल है रॉड के फॉर्म में और ये जो कॉपर है जो कि आयंस के फॉर्म में जब टूटा होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव के फॉर्म में टूट गया होगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे डिप किए तो ये जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है जो कि Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में चला जाता है और ये सल्फेट एज इट इज जैसे ही था वैसे ही रहता है और ये कॉपर न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ से एक फुल रेडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जिंक का हो जाता है ऑक्सीडेशन। ये कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में था, ये कॉपर न्यूट्रल चला जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन एक ही रिएक्शन में, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे सल्फेट आयन जो है SO4 2 नेगेटिव ये एज इट इज सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, इसका कुछ हो नहीं रहा। क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है जब जिंक रॉड को इस एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। जिंक ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर भी देखा जाता है कि ये राइज हो जाता है, यहाँ से टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, कुछ टेम्परेचर भी इस सॉल्यूशन का बढ़ने लगता है या रिएक्शन होने लगता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक तरह से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो जिंक जो है ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है इसी को गेन करता है, यहाँ पे
कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसका हो जाता है रिडक्शन। जब पूरे रिएक्शन को एक साथ लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होता है, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव, ये आपको Zn 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, और ये पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, फुल रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या देख रहे हैं कि ये जिंक यहाँ पे जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर, करंट का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक ट्रांसफरिंग टू कॉपर 2 पॉजिटिव एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। जब जिंक रॉड को यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज होना हो गया। तो स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी के साथ में ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन धीरे 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 ये डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जिंक इज डिक्रीजिंग, धीरे धीरे ये वीक होने लगता है, डिक्रीज करना लगता है, एंड गोइंग टू वेस्ट, ये एनर्जी पूरा बेकार जा रहा है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इसी एनर्जी को एक पर्टिकुलर सेटअप में इस्तेमाल कर लिया जाए, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे बहेगा ही। हम लोग जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट में करंट ट्रांसफर करता है। तो अगर उसी करंट ट्रांसफर को किसी पर्टिकुलर सेटअप के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाए और इस्तेमाल किया गया, उसी सेटअप को क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। इफ वी यूज दिस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल थ्रू ए पर्टिकुलर सेटअप, देन दैट सेटअप इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। यहीं से आइडिया आया था कि गैल्वेनिक सेल बनाया जाए, और ये जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, अपने आप ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, करंट वहाँ पे मूव कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उस एनर्जी को किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सेटअप के द्वारा इस्तेमाल करके अगर हम किसी बाहरी चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो पहले हम लोग बहुत सारे जो मेटल्स हैं जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं और रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं, उसका हम लोग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखते हैं कि कितना वो ऑक्सीडाइज होता है, कितना रिड्यूस होता है। तो अगला जो है वो हम लोग पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये कंक्लूड हुआ कि अब वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा जा सकता है। वहाँ पे एक जिंक रॉड ऑक्सीडाइज होने लगता है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी होगा जो रिड्यूस भी होता होगा। तो यानी कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की कुछ ना कुछ टेंडेंसी रहती होगी। वही टेंडेंसी को अगर हम लोग एक टर्म्स के द्वारा डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रूप में यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं कि एक इस प्रकार का कंटेनर लेते हैं और इसमें एक एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक रॉड को डीप किया हुआ हमने, और ये रॉड आपका जिंक रॉड है। जिस भी मेटल का रखेंगे उसी मेटल का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, यानी कि जिंक सल्फेट एक्वस। अगर हम लोग यहाँ पे कॉपर इस्तेमाल करते तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेते, यानी कि जिस मेटल को आप डीप कर रहे हैं उसी मेटल का आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही इसको हम लोग जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डीप करते हैं तो क्या पाया जाता है, यहाँ से जिंक जो कि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जिंक जो न्यूट्रल था ये Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में आ करके ये यहाँ पे सॉल्यूशन में आने लगा, ये ऑक्सीडाइज होने लगा। तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से होगा, फिर धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है, लेकिन ये जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में इस सॉल्यूशन में आने लगा। और इस पे क्या होगा, इस पे निगेटिवली चार्ज डेवलप होने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन में पूरा पॉजिटिवली चार्ज और इस इलेक्ट्रोड पे यानी कि इस जिंक रॉड पे निगेटिवली चार्ज, एक वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ऑक्सीडाइज होते होते। जब यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस डेवलप हो जाता है तो उसी चार्ज डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन चूंकि डेवलप हो चुका है तो इसको हम लोग बोलते हैं जिंक हाफ सेल। इसलिए हाफ सेल लग रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो नहीं रहा है।
जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होने लगते हैं तब वहाँ पे फुल रिडॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, केवल ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज केवल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिंक हाफ सेल। सेल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देयर इज डेवलप ए चार्ज सेपरेशन। जो चार्ज सेपरेशन है कि यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव हो करके ये जिंक जो रॉड है ये जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में सॉल्यूशन में मिलते जा रहे हैं, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बनते जा रहे हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये चार्ज सेपरेशन डेवलप हुआ और डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस। यही चार्ज सेपरेशन जो डेवलप होता है इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और यहाँ से इस प्रकार का जो होता है ऑक्सीडेशन, इस यहाँ पे ये हम लोग लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे। तो जब यहाँ पे डेवलप हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको हम लोग इस प्रकार से दिखा लेते हैं ई, और ये अब ऑक्सीडाइज होकर के इस फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिसको रिप्रेजेंट इस प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा, चार्ज जब डेवलप हो जाता है तो कभी कभी इसको हम लोग सिंपली ई से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ई लिखेंगे तो ये पता नहीं चल पाता है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो इसलिए इससे ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहीं कहीं आपको केवल ई लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक है, ये ऑक्सीडेशन के फॉर्म में होगा। अब ये चार्ज सेपरेशन डिपेंड किस पे करता है भाई, तो वो भी देखते हैं कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन किस प्रकार से डेवलप जो हो रहा है वो डिपेंड किस किस फैक्टर पे करता है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डिपेंड्स किस किस बात पे करता है। तो पहला यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब वहाँ पे इस आयंस का क्या कंसंट्रेशन है इस बात पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन है, तो वहाँ पे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कितना होगा, रिड्यूस होने की कितना टेंडेंसी होगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। क्या होगा, इस मेटल जो यहाँ पे डिप कर रहे हैं जिंक है, यहाँ पे मेटल को चेंज करेंगे तो उसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अलग होगा। जिंक का है तो यहाँ पे कुछ और होगा, कोई और मेटल लेंगे तो उसका कुछ और होगा। तो उसका क्या नेचर है उस पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, उसका आयंस पे डिपेंड करेगा। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वहाँ पे आयोनाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे जब आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो जब मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे तो फिर से वही टेम्परेचर डिपेंडेंस हो जाएगा। अगला है प्रेशर। प्रेशर जनरली हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जब वहाँ पे गैस प्रोड्यूस होने लगेगा तो गैस प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर बनेगा। तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में ही हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। अब यहाँ से एक बात समझे, इफ वी टेक 1 मोलर एक्वस जिंक सल्फेट, अगर हम लोग वहाँ पे एक्वा सोल्यूशन जो लिए हुए हैं अगर 1 मोलर है और उसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm है, तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाता है। क्या कंडीशन है, 25 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा, 1 atm प्रेशर होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं वो आपका 1 मोलर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। और उस केस में इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल, और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ई नॉट। यहाँ से अब ई नॉट हो जाएगा। इससे पहले जब हम लोग रिप्रेजेंट किए थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक को, वहाँ पे ये ई नॉट नहीं लिखे थे, केवल ई लिखे थे, ठीक है। इस कंडीशन पे जब इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको हम लोग ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से, या फिर सिंपली ई नॉट सेल लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए कंडीशन क्या क्या है, 1 मोलर एक्वस जिंक सल्फेट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटा सा टर्म आता है नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये रैंडम कंडीशन पे है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट से जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये जनरली आपको दिया हुआ रहता है, एक लिस्ट बनाया हुआ रहेगा, उसमें इसका वैल्यू जो भी होगा ये वैल्यू इसका लिखा हुआ रहता है, माइनस RT/NF लॉन। लॉन यहाँ पे क्या है, ln नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग जिंक 2 पॉजिटिव बाई जिंक। जनरली क्या होते हैं कि जब यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो हम लोग अपीयर वहाँ पे लिखते नहीं हैं,
तो ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो यहाँ से प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट वाले को ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट वाले को नीचे। तो जिंक क्या है, जिंक एक सॉलिड है, और सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग कंसंट्रेशन क्या लिखते हैं 1, ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब इस नेचुरल लॉ को जब लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो इसको हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से EZn जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। तो ये सॉलिड वाला है, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ से एन जो है ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया हुआ है, एफ जो है ये फैराडे है, और जिंक चूंकि सॉलिड का फॉर्म है तो इसलिए इसको हम लोग वैल्यू 1 लेंगे सॉलिड के लिए, और लिक्विड के लिए हम लोग 1 लेते हैं। और इसी इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लेंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर, ठीक है, और वहाँ से 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन रहेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से इसी इक्वेशन को अगर हम लोग एट 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर जो लिखा हुआ 2.303 RT/NF, तो यहाँ से n को छोड़ करके बाकी 2.303 RT/F, F का वैल्यू आप ये वाला डालेंगे, ठीक है, R का वैल्यू वही जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और ये T जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा। इन सभी का जो वैल्यू हम लोग पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आता है इतना, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी इक्वेशन को फिर से हम लोग लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस अब 0.0591 ये वाला, ठीक है, बाय एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग जिंक 2 पॉजिटिव बाई जिंक, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को जो सेल हम लोग लिखे हुए थे पहले, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक देख रहे थे, तो उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो इस प्रकार से नेक्स्ट इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यही आपका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, यह है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक को रिप्रेजेंट करने का तरीका थ्रू द नेक्स्ट इक्वेशन। अब अगला हम लोग देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। वहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखे थे जो जिंक के द्वारा करवाए थे, यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे जो कॉपर के द्वारा हम लोग करवाते हैं। तो इसके लिए भी सेम वैसा ही लेते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ से एक कंटेनर इस प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम लोग एक रॉड डिप करेंगे, जो रॉड होगा आपका कॉपर। अब कॉपर का रॉड लिया हुआ है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ये लेंगे एक्वस कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम लोग जिंक लिए थे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर लिए हैं तो यहाँ पे लिए हैं कॉपर सल्फेट। अब यहाँ से क्या हो कि इस कॉपर को जैसे ही यहाँ पे डीप करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशंस में कॉपर 2 पॉजिटिव ढेर सारे हैं, क्योंकि ये टूटेगा कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव में रहेगा। तो इसको जब डीप करते हैं तो इस सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव मौजूद है, इस रॉड का इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और यहाँ से बदल जाते हैं कॉपर, और इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ढेर सारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में आयंस मौजूद है, ठीक है। तो जैसे ही ये डीप किए, अपना इलेक्ट्रॉन को दिया, और ये कॉपर 2 पॉजिटिव जो यहाँ पे मौजूद थे इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। और डिपॉजिट होने से ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और देने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिवली चार्ज आते जाएगा, ठीक है। जब निगेटिवली चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इस पे आते जा रहा है, ये डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये रॉड मोटा होते जाएगा, धीरे धीरे मोटा होते जाएगा। और उस वाले केस में जो जिंक हम लोग डीप किए थे वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर के वो पतला होते जाएगा, ठीक है, वहाँ पे पतला होते जाएगा। निगेटिवली चार्ज वहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जो भी इसका रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगा इस आयंस का, ध्यान रखिएगा, ये आयंस ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जा रहा है, और ये जाके इस पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं। डिपॉजिट होने से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे मोटा होने लग रहा है। और जो कुछ भी ये फेनोमेना होने की टेंडेंसी होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे कि कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था,
कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में। अब ये डिपॉजिट हो करके ये कॉपर बना रहे हैं जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, और इसको हम लोग सिंपली ई सेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका नाम देंगे हम लोग कॉपर हाफ सेल, ठीक है। यही आपका है रिडक्शन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों होते हैं, तो इसमें ये हम लोग कॉपर हाफ सेल। तो यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ से भी कॉपर 2 पॉजिटिव इस पे जाकर डिपॉजिट होने लगा और इसको पूरा का पूरा पॉजिटिवली बनाने लगा, और यहाँ पे निगेटिवली। तो यहाँ पे भी चार्ज का यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये फिनोमेना स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप ही होने लगता है। जैसे ही आप कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप करते हैं तो वहां पे ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। और जैसे ही चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो गया। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे देयर इज डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन सा है, ये जो कॉपर को डिप किए हुए हैं, एंड इट्स आयन, आयंस कौन सा, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इस्तेमाल किया था, और इसको एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे लेंगे, ठीक है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे लेकर के जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वही आपका क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो इसको भी हम लोग नास्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में ऑलरेडी था और ये कॉपर के फॉर्म में चलती है, यही आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और इससे पहले क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो यहाँ से स्टैंडर्ड ले लेंगे जो 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका 1 मोलर ले लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, 180 में उसका प्रेशर लेंगे। तो यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस RT/NF लॉन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पे कॉपर है, रिएक्टेंट क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर यहाँ पे सॉलिड का फॉर्म में है, तो सॉलिड का फॉर्म में होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और इसी लॉन को जब हम लोग चेंज करेंगे लॉग में, E0 कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा RT/NF। अब यहाँ से लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि एट 25 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जानते हैं कि इतना जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू 0.0591 हो जाता है। तो फाइनली जब हम लोग इसको लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.0591/n लॉग कॉपर 2 पॉजिटिव। ये इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस पे बेस्ड किस प्रकार से छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कुछ करके देखते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को जनरली हम लोग RP से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सिंपली हम लोग OP से, तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा डायरेक्टली आपको, तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये Rn के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में है और ये Fe के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लें सिंपली। अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में, चलिए सपोज करें हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखते हैं, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन Fe2 पॉजिटिव Fe, इसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे नास्ट इक्वेशन के द्वारा। तो Fe2 पॉजिटिव Fe
माइनस 0.0591, चूँकि ये एट 25 डिग्री सेल्सियस मांगा है, इन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो भी प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग पहले ये देखें कि रिएक्शन होता कैसे। रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो Fe2 पॉजिटिव जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा और यहाँ पे Fe में कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना। और यही इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 0.01, ये आपको दिया हुआ है। और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके लिए क्या लेंगे 1 लेंगे। तो अब इसी को इसमें पुट करेंगे और यही हमको कैलकुलेट करना है। तो ये Fe2 पॉजिटिव है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.45 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 लिखेंगे लॉग। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा आपका 1, चूँकि यहाँ पे सॉलिड है। अब रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट में आपको दिया हुआ है ये 0.01, तो इसको यहाँ पे आगे बढ़ाएं, Fe2 पॉजिटिव Fe अच्छा, इसको जो है ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻², और इसको जब फेंकेंगे ऊपर में तो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻² हो जाएगा। जब 10⁻² हो जाएगा तो log 10⁻², तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 log का बेस 10, log का बेस 10 हो जाएगा तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको Fe2 पॉजिटिव Fe माइनस 0.45 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, इसको जब ऊपर फेंकेंगे तो 10⁻² इंटू 2 हो जाएगा, log का बेस 10 हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग 1 ले लेते हैं। तो ये कट जाएगा, अब इतना से इतना माइनस कर लीजिए, तो ये आता है 0.509 इतना वोल्ट। तो ये आपका है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है जी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका माइनस में इतना आया हुआ है, इसी को यह आ जाएगा 0.509, ये पॉजिटिव में, यही आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जितना इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, बस वहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस में है और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें कोई एक कैलकुलेट करना है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करिए या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था, इसलिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हम लोग कैलकुलेट किया और उतना ही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। एक और देखें हम लोग, यहाँ से क्या करा, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल Rp एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP ऑफ, यहाँ से क्रोमियम का दिया हुआ, क्रोमियम क्या है 3 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म यहाँ पे लिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लें, कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए रिप्रेजेंट करें। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम जो होगा, ये 3 पॉजिटिव से क्रोमियम में जा रहा है, स्टैंडर्ड आपका दिया हुआ है क्रोमियम 3 पॉजिटिव माइनस 0.0591 बाई n लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट जनरली हम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ होगा, यहाँ से क्रोमियम 3 पॉजिटिव के फॉर्म में है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा और ये क्रोमियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्रोमियम का जो है यहाँ पे दिया हुआ है कितना 0.1 या 10⁻⁻1 भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इसको पुट करें तो यहाँ से हम लोग क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्रोमियम और इसके लिए ई नोट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.75 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 3, यहाँ पे n का वैल्यू 3 हो जाएगा 3 लॉग। अब क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रोमियम है और ये रिएक्टेंट क्या है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव।
अब इसके लिए कंसंट्रेशन क्रोमियम के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि सॉलिड है तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब पुट करें, (10⁻⁻1). तो यहाँ से अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻1 हो जाएगा, और 10⁻1 लॉग, तो 1 यहाँ पे करेंगे और लॉग का बेस 10 हो जाएगा, इसके लिए भी 1 ही होता है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इतना करेंगे, ये फाइनली आता है 0.77 वोल्ट। ये फाइनली आपका इतना आ जाता है। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, तो यहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 0.77 वोल्ट। ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस प्रकार से छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल लेते हैं। तो इसको आप लोग आराम से करेंगे इस प्रकार से। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।